साथियों नमस्कार। एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं नासिर खान, आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्वालिटी कॉस्ट पर और ट्रीटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रीवर्क, रिजेक्शन, रिपेयर, मिसिंग, रिप्लेसमेंट। साथियों, यदि हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और काम की तरफ हम सीरियसली ध्यान नहीं देंगे और अपने काम में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो उससे उत्पत्ति होती है रीवर्क की, रिजेक्शन की, रिपेयर की। और ये वो चीज है जो कि हमारे संस्थान को डायरेक्ट लॉस देते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रोसेस को नित्य प्रतिदिन कंट्रोल में रखें, उसे वॉच करें, मॉनिटर करें, डाटा कलेक्शन करें, एनालिसिस करें, नॉलेज शेयर करें, डिस्कशन करें, जिससे कि रीवर्क, रिजेक्शन, रिपेयर और रेक्टिफिकेशन जैसी कोई भी समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। किसी भी संस्थान को इनकी कैलकुलेशन की या इनके आंकड़ों की या इनके गणना की आवश्यकता उस समय होती है जब वो संस्थान अपनी बैलेंस शीट बना रहा होता है। बैलेंस शीट में इनके डाटाज को शो किया जाता है, तभी हम एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसमें हमें चाहिए कि हम इनको मिनिमाइज रखें और सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनके ऊपर ये ध्यान दें कि ये कम से कम रहे, मिनिमाइज रहे। रीवर्क होता क्या है? रीवर्क होता है कि किसी भी नॉन कंफर्म प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन लेकर के उसे रिक्वायरमेंट के अनुरूप बना लेना, वो हमारा रीवर्क कहलाता है। रिजेक्शन, जो प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करे ही ना, उसको हम रिजेक्शन में डालते हैं। जो हम चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिली है, इसीलिए वो रिजेक्ट है, वो रिजेक्शन में है। रिपेयर, किसी भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबल रेंज में यूज करने के लिए उसे तैयार करते हैं या उसे बनाते हैं, तो उसको हम रिपेयर कहते हैं। यानी एक तरह से ये है कि कोई प्रोडक्ट जैसे हमारा नॉन कन्फर्म है और वो हमें उसको एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर में लाना है कि जिससे हम उसको यूज कर सकें। मिसिंग, वो प्रोडक्ट या वो आइटम जो कि हम उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, उनको हम मिसिंग कहते हैं। और रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट साथियों वो है कि जिन प्रोडक्ट की हम गारंटी या वारंटी लेते हैं कस्टमर या कस्टमर को हम देते हैं, कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट की जो गारंटी वारंटी देते हैं और उस गारंटी वारंटी के पीरियड में यदि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया तो उस प्रोडक्ट को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, तो उसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये सब चीज के आंकड़े हमें इकट्ठे करने चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट डेवलप किया है, ये मेरा निजी फॉर्मेट है, अपनी समझ, अपनी समझदारी, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने इसको डेवलप किया है। आप अपने काम के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी यूनिट के हिसाब से उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो हम इनकी कैलकुलेशन और गणना को कैसे रखें जिससे कि हम अपने संस्थान में
प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेशन करते समय इनकी गणनाओं को उसमें जोड़ा जा सके। ये है वो फॉर्मेट जो मैंने डेवलप किया है, कॉस्ट ऑफ रीवर्क, रिजेक्शन, रिपेयर, मिसिंग एंड रिप्लेसमेंट इन रुपीज। यहाँ पर आप यूनिट का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं, ये आइटम या प्रोडक्ट डाल सकते हैं, या आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं या फिर कंबाइंड भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको क्वार्टरली बनाना है या ईयरली बनाना है, मेरा यहाँ पर ये कहना है, ये सुझाव है कि क्वार्टरली बनाया जाए। क्वार्टरली बनाने से होता क्या है कि हम एक दूसरे क्वार्टर की कंपैरिजन कर लेते हैं, एक फर्स्ट क्वार्टर की सेकंड से थर्ड के, थर्ड का फोर्थ का। इससे ये होता है कि किस क्वार्टर में रीवर्क रिजेक्शन कम था, किस में बढ़ा, और उसके कारण क्या थे, और हमने उस समय ऑपरेशन में क्या क्या किया। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हुए भी उसका ध्यान में रखते हुए एक्शन ले सकते हैं और उसी ट्रेंड पर हम चल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि क्वार्टरली अगर इनका लेखा जोखा बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एनेक्सर या फॉर्मेट नंबर, यदि आईएसओ कंपनी है तो आजकल तो सभी आईएसओ कंपनी हैं ही, तो एनेक्सर या फॉर्मेट नंबर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर ये पार्टिकुलर्स हैं, ये मैंने अपने विचार और अपने सोच समझ के आधार पर डाले हैं। इनको आप डिलीशन या एडिशन कर सकते हैं अपने फर्म और अपने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। ये रीवर्क ऑफ, कॉस्ट ऑफ रीवर्क, इसमें जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम का हमारे बैलेंस शीट बनाने से या प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी इनका सारोकार नहीं है। ये खाली आपको ये शो करेगा कि कितने पर हमने रीवर्क किया, कितने प्रोडक्ट पर हमने रीवर्क किया। लेकिन आगे वाला जो कॉलम है, मटेरियल कंज्यूमेबल कॉस्ट, यदि हमने 10 पर हमने आइटम पर रीवर्क किया तो उसका मटेरियल कंज्यूमेबल कॉस्ट जो आई वो 5000 आई, और लेबर एंड अदर कॉस्ट वो 2000 आई। जैसे इसमें लेबर भी लगी और कुछ भी काम आपको अदर्स जरूरत पड़ गई तो उस चीज में 2000 लगे। इस तरह से ये 7000 रुपया टोटल ए प्लस बी हो गया। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ रिजेक्शंस, रिजेक्शन में तो डायरेक्ट लॉस है, ये रेड मार्क जो किए हैं ये डायरेक्ट लॉस है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें हमने ये डायरेक्ट लॉस के लिए रेड मार्क किया हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए 5 नंबर हमारे प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए हैं, यानी रिजेक्शन हो गए हैं। अब एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, 32,000 है, 3200 है, सॉरी। ये एस्टिमेट हमको फाइनेंस से मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट फाइनेंस करता है, वहां से आप लेकर के। अब ये 5 इंटू 3200 इंटू 16,000 रुपया हमारा एक इस 5 आइटम का हुआ। तो इस तरह से 16,000 का यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लॉस हो रहा है। अब क्या है कि लेबर एंड अदर कॉस्ट, यहाँ पर लेबर एंड अदर कॉस्ट, इस रिजेक्शन को या तो हमें स्क्रैप यार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा या कहीं फेंकवाना पड़ेगा। बहुत सी यूनिट तो ऐसी भी होती हैं कि जहां पर स्क्रैप को फेंकने के लिए खर्च तो करते हैं, फेंकने वाली जगह का भी वो चार्ज देते हैं, तो ये सब चार्ज आ जाते हैं। तो ये अगर हम 16 प्लस 1 1000 जोड़ दें तो 17,000 हुआ। तो 17,000 यहाँ पर ये हमारा टोटल खर्चा लॉस हो गया। अभी क्या है, अगर हम मान लीजिए हमारा स्क्रैप ऐसा है या रिजेक्शन ऐसा है कि जिसको हम स्क्रैप में सेल कर सकते हैं, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 17,000 का हमारा लॉस हुआ कुल मिला के, और हमने उस स्क्रैप को सेल किया। तो जब हमने सेल किया तो वो स्क्रैप हमारा 15,000 का बिक गया, रिजेक्टेड मटेरियल का। तो कुल मिला के हमारा लॉस कितना आया, वो 2,000 रुपये आया। तो यहाँ पर हमारा लॉस, डायरेक्ट लॉस जो है वो 2,000 रुपये हुआ, नंबर 1। अब कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मान लीजिए 15 प्रोडक्ट पर हम रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हमारा मटेरियल कंज्यूमेबल कॉस्ट जो है
2500 रुपया है, और लेबर चार्ज एंड अदर कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स 1200 रुपया है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 3700 रुपया। इसका हमारा रिपेयर पर 3700 रुपया एक्स्ट्रा लगा, जो कि ये बर्डन है एक तरह के संस्थान के ऊपर, ये इसको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है, जबकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब कॉस्ट ऑफ मिसिंग में भी एक प्रॉब्लम ये है कि यदि वो मटेरियल नहीं मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हमें शो करना पड़ेगा, और जिस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा उसको हमें फिर उससे कम करना पड़ेगा। अब क्या है कि मान लीजिए 8 नंबर आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो ये अक्सर साइट्स पर हो जाता है, जहां पर कंस्ट्रक्शन काम या कमीशनिंग काम चलता होता है, तो वहां पर ये हो जाता है कि आइटम जो है या तो डंप हो जाते हैं या कहीं ऐसी जगह दब जाते हैं कि ढूंढने पर भी नहीं मिलते। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो 8 नंबर्स ऐसे आइटम है जो मिसिंग हो गए हैं। अब इनको हमें कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लीजिए 3200 रुपया है, तो 8 की हो गई 25,600 रुपया, और 25,600 रुपये का ये जो हमारा डायरेक्ट लॉस आ रहा है न मिलने की वजह से, प्रोडक्ट के न मिलने पर, अब इनको अगर हम खोजने के लिए जैसे जेसीबी का यूज करें या मैन पावर का यूज करें, उसमें खर्चा हमारा 3,000 रुपये आ रहा है, और अदर खर्चा भी हमारा 800 रुपये आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो हमारी ये टोटल जो लॉस आ रहा है, एक्चुअल लॉस, वो 29,400 रुपया, यानी लगभग 30,000 रुपया के आसपास, लगभग 30,000 के आसपास हमारा डायरेक्ट लॉस हो रहा है, इस कारण कि हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है। अब जब मटेरियल नहीं मिल रहा है, यानी ये हमने तीनों कॉलम जोड़ दिए, यानी पी और ये खर्चा और ये खर्चा, ये तीनों जोड़ने के बाद हमारा 29,400 हुआ, और ये पूरा का पूरा हमारा डायरेक्ट लॉस यूं मान सकते हैं कि हमें समय पर वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, या तो हम फिर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे मार्केट से, या फिर हम फिर से बनवाएंगे। तो इसीलिए जब ये मिल जाएगा तब हम इसका आकलन वहाँ ये बताएंगे कि ये हमें प्रोडक्ट मिल गया है, तो ये माइनस कर दिया जाएगा, अदरवाइज ये हमारी बैलेंस शीट में जोड़ा जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट में क्या है कि ये गारंटी वारंटी के तहत डिफेक्टिव पीस को चेंज करने के लिए, मान लीजिए हमने ये 10 पीस चेंज किए, एक की 32,000 कीमत है, टोटल 32,000 हो गई। 32,000 में इसमें कॉस्ट ऑफ रिटर्न, अब उस जो लौट करके आया उसको हम यूज तो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो डिफेक्टिव है। मान लीजिए उसका मटेरियल हमने किसी तरह से यूज किया या स्क्रैप में बेचा या जो भी हुआ वो 2,000 का हुआ, तो 30,000 का लॉस हमें यहाँ डायरेक्ट हो गया। इस तरह से इन हेड के ऊपर हम सामने सामने जो भी आएगा, चाहे रिवर्क हो, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे रिपेयर हो, उन्हीं हेड को देखते हुए यहाँ फिर फिलअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक बता दे रहा हूँ, ऑन अकाउंट ऑफ BOI ड्यूरिंग असेंबली एट शॉप। असेंबली शॉप में कोई भी मटेरियल असेंबली के लिए व्हाट ऑफ आइटम मंगाया जाता है, उसमें कोई रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन वाले कॉलम में आ जाएगा, रिजेक्शन वाले कॉलम में। या फिर ऐसा कोई आइटम है जिसको हम रिवर्क करके भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं। और जहां पर रिवर्क वाली बात आ गई तो वो रिवर्क में आएगा, और रिजेक्शन वाली आएगी रिजेक्शन में जाएगा। इस तरह से हम ये टोटल करते चले जाएंगे। अगर ये सबको मैं बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, और अंत में जाकर के हम इसका यहाँ पर टोटल कर लेंगे, ये सब टोटल करके निकाल लेंगे। और टोटल में जैसे कि रिवर्क का टोटल 7,000 रुपया हुआ, रिवर का टोटल 7,000 रुपया हुआ, और रिजेक्शन का 2,000 रुपया हमारा लॉस हो रहा था, और रिपेयर का 3700 रुपया हो रहा था, और इसके बाद में हमारा 29,400 रुपया कॉस्ट ऑफ मिसिंग का हो रहा था, जो आइटम मिसिंग हो गए थे, और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट का हमारा ये टोटल 30,000 हो रहा था। तो इस तरह से ये 72,100 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन रिवर्क रिप्लेसमेंट में आया, जो हमें बैलेंस शीट में ये बताना पड़ेगा। तो साथियों ये थी कैलकुलेशन हम कैसे करें रिवर्क रिजेक्शन रिपेयर मिसिंग एंड रिप्लेसमेंट की। आगे के वीडियो में चर्चा जारी रहेगी। अभी तक हम ओवरव्यू के अंतर्गत वार्म अप में A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी
एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। आगे की कुछ चर्चाएं यहाँ पर बची हुई हैं जो कि हम ये करेंगे, और अंत में हम जब ये फिनिश कर लेंगे तो हम अपने इस ओवरव्यू के सिस्टम के अनुसार, सीट के अनुसार आगे हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ जो आप अपना कीमती समय दे करके वीडियो देखते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट और गिफ्ट करते हैं, और मैं आपका बहुत ही एहसानमंद और धन्यवाद करता हूँ। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपना बहुमूल्य क्वेश्चंस, बहुमूल्य सजेशन मुझे भेज सकते हैं मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, मेरे हौसले अफजाई के लिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि बने रहिए NK क्वालिटी ट्रेनर के साथ, और अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।